नमस्कार, स्वागत है आपका एबीपी न्यूज में। आपके साथ मैं हूं नेहा पंत। वक्त है बड़ी बहस का। निर्भया कांड को लेकर बीबीसी द्वारा बनाई गई डॉक्यूमेंट्री का विवाद अभी थमा नहीं है। भारत सरकार की रोक के बावजूद बीबीसी ने यह डॉक्यूमेंट्री भारत में तो नहीं लेकिन विदेश में रिलीज कर दी। 8 मार्च को पहले ये दिखाई जानी थी, लेकिन बीबीसी ने इसका प्रसारण कल ही कर दिया। इससे पहले यूट्यूब पर भी देखा जा सकता था, लेकिन अब यूट्यूब पर भी इसको रोक दिया गया है, हटा लिया गया है इस डॉक्यूमेंट्री को। इस बीच गृह मंत्रालय की तरफ से कानून मंत्रालय से राय मांगी गई है और आशा सिंह ने यह भी कहा है कि अगर किसी नियम कानून का उल्लंघन हुआ होगा बीबीसी के इस प्रसारण से तो उस पर भी गहनता से ध्यान दिया जाएगा। लेकिन इस सबके बीच सबसे बड़ा सवाल यह है कि क्या इस डॉक्यूमेंट्री पर बैन लगाना सही है। बुधवार को गृह मंत्री राजनाथ सिंह ने संसद में साफ साफ कहा था कि डॉक्यूमेंट्री का प्रसारण नहीं किया जाएगा, लेकिन भारत सरकार की तमाम कोशिश के बावजूद ब्रिटेन में बुधवार की रात ही डॉक्यूमेंट्री का प्रसारण कर दिया गया। सरकार की कमी के चलते हुए हर जगह यूट्यूब से लेके सभी स्मार्टफोन से लेके पूरा दुनिया में जो है ये वीडियो डॉक्यूमेंट्री चल रहे हैं। देश की बदनामी इसलिए हुई, अगर सरकार इस पर ज्यादा तेजी से कार्रवाई करते तो मुझे नहीं लगता कि ये इस तरह का नतीजा में हम लोग पहुंचते। ये आपकी कमजोरी दिखा रहे कि आप जो करना चाह रहे थे आपकी चली नहीं। इससे मैं नहीं समझता हूँ कि ये इसमें हमारे देश का कोई अपमान है। दोपहर तक भारत में भी यूट्यूब पर डॉक्यूमेंट्री देखी जा सकती थी, लेकिन अब वहां से भी हटा ली गई है। दिल्ली पुलिस ने कहा है कि इंटरनेट पर इसे अपलोड करने वालों पर कार्रवाई होगी। जो कानूनी हम कार्रवाई करते हैं, क्योंकि ये पहली बार नहीं है कि इंटरनेट के ऊपर में कोई ऑब्जेक्शनेबल चीज आई है। तो सर इसमें कार्रवाई करेंगे? इसमें कार्रवाई हम करेंगे, जो भी रिक्वायर्ड है अंडर द लॉ, जो हमारे कानूनी अख्तियारों में है वो उसको किया जाएगा। पहले इसका प्रसारण 8 मार्च को तय था, लेकिन भारत में विरोध के बाद बीबीसी ने पहले ही प्रसारित कर दिया। इसको लेकर रात भर भारत की सरकार परेशान रही। सूत्रों के मुताबिक राजनाथ सिंह रात को सो भी नहीं पाए। राजनाथ ने विदेश मंत्री सुषमा स्वराज को फोन करके कहा कि ब्रिटेन में मौजूद भारतीय हाई कमीशन को कॉल करें, लेकिन ये प्लान भी प्रसारण को रोक नहीं पाया। मैं कोई इस समय अपना कोई कमेंट नहीं करना चाहता, बस इतना ही कहूंगा कि जो भी आवश्यक होगा, शर्तों का उल्लंघन हुआ है तो शर्तों का उल्लंघन हुआ है तो निश्चित रूप से कार्रवाई होगी। डॉक्यूमेंट्री के प्रसारण को लेकर सरकार बीबीसी के खिलाफ कोर्ट जाने पर विचार कर रही है, लेकिन निर्भया के पिता ने कहा है कि उन्हें व्यक्तिगत तौर पर इंटरव्यू दिखाने को लेकर ऐतराज नहीं है। रिलीज कहीं भी किया गया हो, चाहे भारत में किया जाता तो भी हमें कोई इसका आपत्ति नहीं थी कि क्यों किया जा रहा है। अगर वो उस पर रोक लगा रहे हैं तो उनके साथ में हूँ, समर्थन है मेरा। पार्लियामेंट में पूरे दिन हंगामा हुआ है कि नहीं दिखाना चाहिए, कोई करा दिखाना चाहिए तो दिखाना चाहिए। नहीं समूल जब जो ये 4-5 दरिंदे हैं उनको क्यों नहीं फांसी दी जा रही है। डॉक्यूमेंट्री में गैंगरेप केस के दोषी मुकेश सिंह का इंटरव्यू है जो तिहाड़ जेल में लिया गया है। इंटरव्यू में मुकेश महिलाओं को लेकर बयान दे रहा है, जिसको लेकर देश में गुस्सा और विरोध है। तो सवाल यह है, डॉक्यूमेंट्री को बैन करना क्या सही है? इससे क्या हासिल होगा? आज इसी अहम सवाल पर हम चर्चा करेंगे, क्योंकि ये सवाल लगातार एक जवाब मांग रहा है। डॉक्यूमेंट्री पर क्या ये बैन सही है? इसके साथ ही क्या डॉक्यूमेंट्री रोकने से सोच बदलेगी? रेपिस्ट सोच, क्या ये मानसिकता खत्म हो जाएगी? अगर ऐसा हो तो फिर डॉक्यूमेंट्री पर बैन लगाना शायद सही भी हो, लेकिन क्या सोच आप बदल पाएंगे? हमारे साथ आज की इस चर्चा में खास मेहमान मौजूद है। बीजेपी से शाजिया इल्मी हमारे साथ है। शाजिया जी, शाजिया हमारे साथ जुड़ेंगी, लेकिन इसके अलावा कुछ और मेहमान हैं। कांग्रेस पार्टी से हमारे साथ बरखा जी हैं। इसके साथ ही हमारे साथ वरिष्ठ पत्रकार रमा लक्ष्मी हैं, वॉशिंगटन पोस्ट के साथ जुड़ी हैं और भारत में रिपोर्टिंग करती हैं। इसे लेकर के वरिष्ठ पत्रकार ओम थानवी साहब हैं और यहाँ स्टूडियो में दिबांग हमारे साथ मौजूद हैं। सबसे पहले मैं आपसे जानना चाहूंगी बरखा जी, बैन करना क्या सही है? इस डॉक्यूमेंट्री को हासिल क्या होगा सरकार को इसे बैन करके? देखिए, मेरे ख्याल से इसका बैन होना इसलिए ज़रूरी है क्योंकि जिस तरह से उस लड़की के साथ में घटना घटी और उसके बाद वो अपराधी जेल में होते हुए जिसे फांसी की सज़ा हो चुकी है, वो इस तरह के बातें कर रहा है, तो मैं समझती हूँ कि जो इस फितरत के लोग हैं, जो इस आदत के लोग हैं, जिनको कि जिनका कि एक नेचर है इस तरह का, उनको प्रोत्साहन मिलेगा। तो इसको बंद होना चाहिए। एक मरी हुई लड़की जो एक बार बलात्कार हुआ, उसके साथ बार बार आप इसको दिखा के बलात्कार करवाएंगे क्या?
उसको बार बार बदनाम करेंगे। और सबसे बड़ा सवाल ये है कि अपराधी अभी तक जिंदा क्यों है, उसको फांसी क्यों नहीं हुई? उसको फांसी हो जानी चाहिए थी। हमारा सबसे बड़ा, उसको फौरन फांसी होना चाहिए। ठीक है, अगर और उसके अपराधी वकील को फांसी क्यों नहीं हुई? हालांकि बातें कर रहे हैं, ठीक है, कि हाँ, औरत बिल्कुल। तो मिठाई का डब्बा होती है। हाँ ठीक है, वो भी आपत्तिजनक है, लेकिन सवाल वही है कि अपराधी को फांसी जल्द कि से जल्द औरत हो, मिठाई का डब्बा इस होती पर है। कोई असहमत नहीं हो सकता, लेकिन बैन करके क्या हासिल होगा? लेकिन जो पहली बात आपने कही वो मैं दिबांग के पास ले जाना चाहूंगी, जो कि इस डॉक्यूमेंट्री से जुड़े रहे हैं। दिबांग, सवाल यही उठाया जा रहा है यहाँ पर कि जो खराब और गंदी मानसिकता वाले लोग हैं उनको बढ़ावा मिलेगा ऐसी बातें जब वो सुनेंगे उस रेपिस्ट मुकेश के मुंह से। नेहा, मुझे लगता है कि बरखा जी ने ये डॉक्यूमेंट्री देखी नहीं है। ये डॉक्यूमेंट्री उनको देखनी चाहिए और वो ये पाएंगी कि वो जो उनका ये डर है कि उनको बढ़ावा मिलेगा, वो बात इसमें कतई नहीं है। इस तरह की चीज़ ये डॉक्यूमेंट्री नहीं है और इसको बहुत ही जिम्मेदारी से बनाया गया है। डॉक्यूमेंट्री देखने के बाद अगर वो अपनी राय रखेंगी तो मैं फिर उनका जवाब दे सकता हूँ। रमा लक्ष्मी जी, यहाँ पर एक अहम सवाल ये खड़ा होता है कि सरकार की तरफ से कहा जा रहा है कि ये बहुत आहत करने वाली बात है, यहाँ शर्तों नियमों का उल्लंघन हुआ है। बीबीसी से कहा गया कि भारत में इसका प्रसारण ना करें, तो उन्होंने इंटरनेशनली इसका प्रसारण कर दिया। आपको वाकई में लगता है कि इससे देश की छवि आहत हुई? और सबसे बड़ी बात, जो ये मामला इतना संवेदनशील रहा, क्या इस डॉक्यूमेंट्री के माध्यम से उसे इस तरह से सामने लाना चाहिए था? मुझे नहीं लगता कि इससे देश की छवि खराब हो रही है, क्योंकि ये जो सोच है पिछले बहुत सालों से, और खासकर निर्भया कांड के बाद पिछले 2 सालों से तो बहुत लोग कह रहे हैं, संसद में कह रहे हैं, बाहर रिलीजियस लीडर्स कह रहे हैं, घरों में फैमिली एल्डर्स कह रहे हैं, तब तो किसी को कोई बैन करने की जरूरत महसूस नहीं हुई। कितने लोगों के खिलाफ FIR रजिस्टर हुई है, कितने लोगों के खिलाफ, कितने लोगों को अपने सलाखों के पीछे भेजा है। क्या एक डॉक्यूमेंट्री से इतना बड़ा खतरा आ गया है हिंदुस्तान को आज? और बैन आज की तारीख में इररेलेवेंट है, क्योंकि ये बैन एक पुरानी सोच का एक सिम्टम है। जिस बैन को आप इंप्लीमेंट नहीं कर सकते आजकल की जो टेक्नोलॉजी है, तो उस बैन का पॉलिटिक्स का क्या मायना? ठीक है, आप कह रही हैं बैन करने से कुछ हासिल नहीं होता। खासतौर पर हमने ये देखा कि दोपहर में ये YouTube पर उपलब्ध थी, तो कई लोगों ने देखा भी होगा। अब भले ही वो YouTube से उसको हटा लिया गया हो, लेकिन प्रसारण तो इसका हुआ, तो फिर देश में इस पर बैन, क्या वो बेमानी बात हो जाती है? ओम थानवी साहब, लेकिन जो लोग इसके बैन के पक्ष में है, सरकार की तरफ से भी कहा जा रहा है कि ये सही कदम नहीं है। तो अगर सरकार इतने बड़े लेवल पर फैसला ले रही है, राजनाथ सिंह जो गृह मंत्री हैं वो कानून मंत्रालय से इस बाबत अब भी सलाह ले रहे हैं, तो सरकार भी तो कुछ सोचकर ही ये कर रही होगी। आपको क्या लगता है? देखिए, सरकार पैनिक में पड़ गई है और उसकी कई उसकी वजह हो सकती हैं, लेकिन मुझको ये अब लगता है, मैंने वो फिल्म आज देखी है, पूरे परिवार के साथ देखी है, वो तो एक छोटा सा टुकड़ा है उस कलमुहे बलात्कारी का। उसमें जो सबसे जो तकलीफदेह बयान है वो निर्भया की मां का है, जिन्होंने इस फिल्म की तरफदारी की है, लेकिन वो पूरे शासन के ऊपर उंगली उठाती हैं, पूरी हमारी न्याय व्यवस्था पे उंगली उठाती हैं। अब मुझको अब संदेह ये होता है कि इस फिल्म को बैन करने के पीछे ये जो चीजें आ रही हैं कि शासन व्यवस्था क्यों सुस्त है, जिसको हमारी संसद में जया बच्चन और कई लोगों ने भी बात उठाई थी, वो मुझे लगता है कि सरकार जो है परेशानी में है। अगर सरकार सिर्फ इसलिए बैन लगा रही है कि कुछ लोगों का विचार जो कि उनको लगता है कि बलात्कारी है, उसके कुत्सित विचार हैं, गंदे विचार हैं, तो मुझे बताइए कि नाथूराम गोडसे की किताब हिंदुस्तान में क्यों बिक रही है, हिटलर की किताब हिंदुस्तान में क्यों बिक रही है? उन पर तो आप बैन नहीं लगाते हैं, आप गोडसे का तो मंदिर बना रहे हैं। जो किताबें जला देने लायक हैं उनको भी हम बर्दाश्त करते हैं कि जिनको पढ़ना हो गोडसे को पढ़ें, जिनको पढ़ना हो गांधी को पढ़ें। ठीक है, तो समाज की कई बुराइयां हैं जिनको हम लेकर सामने आते हैं, इसलिए नहीं कि हम उसका महिमा मंडन करें, बल्कि वो बुराइयां सामने आए। बैन करके आप क्या हासिल करेंगे? हमारे साथ बीजेपी से शाजिया अलमी जी जुड़ गए हैं। शाजिया जी, ये सवाल अब पूछा जा रहा है तकरीबन हर हल्के से कि इसको बैन करके सरकार को क्या मिलेगा, और खासकर तब कि जो निर्भया के माता पिता हैं उन्होंने अपनी सहमति जताई है इस डॉक्यूमेंट्री को लेकर, उन्हें इसके प्रसारण पर कोई रोक नहीं। जी, मैंने पूरा सुना। जी, मैंने पूरा सुना निर्भया के पिताजी ने क्या कहा है। सही बात है, बैन करके क्या मिलता है? सलमान रश्दी की किताब को बैन किया गया, सलमान रश्दी को आने से बैन किया गया, लज्जा को बैन किया गया, कम्युनिस्ट सरकार ने तस्लीमा नसरीन को भगाया,
अशोक गहलोत की कांग्रेस सरकार ने सलमान रश्दी को आने नहीं दिया और इस किताब को भी बैन किया। सही बात है, बैन से क्या होता है, लेकिन मैं ये गुलामी जो मानसिकता है कि हमारे अपने इतने प्रोग्राम्स रहे हैं, सब लोग बाहर सड़कों पे निकल के आए हैं, क्या हमें आईना दिखाने के लिए बीबीसी की एक डॉक्यूमेंट्री चाहिए जो गलत तरीके से ली गई, जिसने पूरे कानूनों का उल्लंघन किया? क्या ये इंग्लैंड में हो सकता है कि एक बहुत ही एक ऐसी चीज जिसने कलेक्टिव कॉन्शियसनेस और पूरी चेतना को हिलाया हो, इंग्लैंड में एक ऐसा खतरनाक और ब्रूटल रेप हो और मर्डर हो, और क्या कोई इंडिया, क्या एबीपी चैनल पहुंच सकता है वहां पर, या कोई भी चैनल? तो ये गुलामी की मानसिकता मुझे याद दिलाती है कि एडवर्ड बेहर एक कॉरेस्पॉन्डेंट रहे थे 1960 में। वो कॉन्गो बेसिन के बारे में बता रहे थे कि वहां पे क्योंकि शासक थे अंग्रेज, तो वहां गए और उन्होंने सुना टीवी रिपोर्टर को कहते हुए, एनीवन हियर बीन रेप्ड एंड कैन स्पीक इंग्लिश। तो वो डॉक्यूमेंट्री बनाना चाह रहे थे कि कोई रेप हुआ हो और अंग्रेजी भी बोलता हो। तो ये मानसिकता से हम लोग कब निकलेंगे? हमारे आपको परमिशन नहीं मिली, मैंने कोशिश की बात करने की, मैंने खुद जाने की कोशिश की, और मैं काफी लोगों से मैंने इतना ज्यादा अपील किया कि मैं किताब लिख रही थी, मुझे परमिशन नहीं मिली। मैं जानना चाहती हूँ सवाल उठा रही हैं फॉरेन मीडिया को कैसे मिल गई? ठीक है दिबांग, क्योंकि इस डॉक्यूमेंट्री के साथ जुड़े रहे हैं, दिबांग आप जवाब देना चाहेंगे इसका, जो पॉइंट्स शाजिया उठा रही हैं? देखिए, ये जो इंटरव्यू हुआ है ये पूरी परमिशन के साथ हुआ है। ये हाई सिक्योरिटी प्रिजन है और उसमें भी ये प्रिजनर ऐसा है जिसको आइसोलेशन में रखा जाता है। तो ऐसे प्रिजनर के साथ कोई ये जेब कतरा किस्म का नहीं है, भारी प्रिजनर है, और उसके आगे बैठ के अगर कैमरा है, ट्राइपॉड है, माइक है, तो जाहिर है इसमें परमिशन दी गई है और लीगली इसको किया गया है। पूरे उसके दस्तावेज कागजात मौजूद हैं, तो उसको एक समझने की ज़रूरत है। अगर कोई डॉक्यूमेंट्री बना रहा है और अगर आप उसको बैन करने की बात करते हैं और आप इतना ज़्यादा गुस्सा दिखाते हैं सरकार की तरफ से, आज ये जो इसकी चर्चा है वो उसी वजह से है, वरना तो ये आती दिखती चली जाती, पर उस पर इतना हल्ला किया गया और सरकार ने पूरा संसद में जिस तरह से उस पर हल्ला हुआ, उससे इस पर इतनी ज़्यादा गूंज हो गई इस डॉक्यूमेंट्री की कि हर जगह लगता है इसी की चर्चा और कुछ हो ही नहीं रहा। मैं सुबह देख रहा हूँ समाचार पत्र जैसे सबसे बड़ी खबर ये डॉक्यूमेंट्री है, इस डॉक्यूमेंट्री के आ जाने से पता नहीं क्या हो जाएगा। मेरे ख्याल से ये भी एक थोड़ी समझने की बात है। और शाजिया, आप इजाजत की बात कर रही है, जैसे दिबांग ने भी उस पर रोशनी डाली, और जो डॉक्यूमेंट्री मेकर है, जी मैं रामा जी आपके पास आ रही हूँ, जो डॉक्यूमेंट्री मेकर है उन्होंने दिखाए हैं डॉक्यूमेंट्स, ये तिहाड़ जेल अथॉरिटीज से लेकर के गृह मंत्रालय से सबसे जानकारी और इजाजत लेने के बाद ही वहां तक पहुंचे। जी, निर्भया आंदोलन के बाद, और हमारे जैसे बहुत से लोग हैं, अनेक लोग हैं जिन्होंने इस पर बहुत काम किया है, उनको परमिशन नहीं मिलेगी, ना ही वो उसकी बात करेंगे, लेकिन बहुत जबरदस्त गूंज रही है सिर्फ डॉक्यूमेंट्री की वजह से नहीं। और बहुत से लोग ये भी कहते हैं कि सलमान रश्दी ने सैटेनिक वर्सेस लिखी क्योंकि उनको पता था कि उसमें इतना हंगामा होगा, और उसी तरह से लज्जा भी लिखी गई। नहीं शाजिया, मुझे लग रहा है कि यहाँ पे हम 2-3 पॉइंट्स को कंफ्यूज कर रहे हैं। आप कह रही हैं कि परमिशन, एक मिनट, आप कंफ्यूज कर रही हैं। नहीं मैं कंफ्यूज नहीं कर रही हूँ, मैं इसको स्पष्टता से समझना चाहती हूँ। नहीं आप रखिए अपना पॉइंट, आप बोलिए। नहीं आप ही बोलिएगा, मैं नहीं जाऊंगी दूसरे पैनलिस्ट के पास। मैं सिर्फ आपसे ये पूछ रही हूँ, आपने कहा कि आपने भी कोशिश की वहां तक पहुंचने की, पर नहीं हुआ, पर इसमें गलती किसकी है? अगर होम मिनिस्ट्री, अगर तिहाड़ जेल अथॉरिटी समझती है कि ये एक ऐसा केस है कि इसमें अंदर जाकर के वो जो डॉक्यूमेंट्री मेकर हैं वो इंटरव्यू करें, तो फिर इसमें हम और आप कौन होते हैं? इसमें तो अथॉरिटीज पे फिर सवाल उठना चाहिए। बिल्कुल नहीं, बिल्कुल, पर हमें अथॉरिटी से भी पूछना चाहिए। और ये जो हमारी ये गुलामी की मानसिकता है, अंग्रेज चले गए लेकिन वो मानसिकता अभी भी है कि बीबीसी की डॉक्यूमेंट्री जर्नलिस्ट होगा तो उसको परमिशन दे देंगे। ये मुझे इस मानसिकता से दिक्कत है। चलिए, मानसिकता की आप बात कर रहे हैं। ब्रेक से पहले बहुत संक्षेप में रमा लक्ष्मी जी, मैं आती हूँ मैम, फिर आऊंगी, ये चर्चा चलेगी, लेकिन रमा लक्ष्मी जी, इस पर आप अपनी प्रतिक्रिया देना चाहेंगी? गुलामी की मानसिकता, और क्यों एक फॉरेन चैनल अंदर जा पाता है लेकिन वही काम हम लोग नहीं कर पाते? I'll come to that in a minute। उससे पहले मैं ये कहना चाहूंगी कि जो इतना बड़ा बवाल मचा है कि एक प्रिजनर को आपने इंटरव्यू कैसे दे दिया, नियम कौन से उल्लंघन हुए हैं, आप प्लीज याद रखिए 12 साल पहले दिल्ली पुलिस ने मीडिया को इनवाइट करके अफजल गुरु के इंटरव्यूज करवाए और दिखाने के लिए कहा था। तब कौन से नियम थे? तो ये पहली बार नहीं हो रहा कि एक प्रिजनर को हम इंटरव्यू कर रहे हैं, उसमें गवर्नमेंट कंप्लिसिट थी। और दूसरी
फॉरेन मीडिया की बात है, मुझे नहीं लगता इसमें कोई मानसिक बीमारी है, क्योंकि मैं एक फॉरेन मीडिया के लिए काम करती हूँ और मैं बहुत जगह परमिशंस के लिए मांगती हूँ। ऐसा नहीं है कि हमको ज्यादा आसानी से परमिशन मिलता है, हमें भी उतना ही मुश्किल मिलता है, कभी कभी बहुत ज्यादा मुश्किल होता है परमिशन के लिए। तो ये बात जब भी कोई बाहर से लोग आके कहते हैं तो हम एक पुराना पोस्ट कॉलोनियल उसमें चले जाते हैं कि जी नहीं ये वेस्टर्न कंट्री है इसलिए मिल गया। इस तो आप कह रही हैं कि उससे आप सहमत नहीं है, लेकिन सवाल यहाँ पर शाजिया ये है कि हम बात कर रहे हैं डॉक्यूमेंट्री पर बैन क्यों? सिर्फ गुलामी की मानसिकता के चलते क्या सरकार इतना बड़ा कदम उठा रही है कि आपने डॉक्यूमेंट्री को बैन कर दिया? इस बीच आपको एक अहम जानकारी दे दे, सरकार की तरफ से लीगल नोटिस दिया गया है बीबीसी को इस डॉक्यूमेंट्री को भारत के बाहर दिखाने पर। सरकार ने बीबीसी को कानूनी नोटिस भेजा है। कल रात दिखाई थी विवादित डॉक्यूमेंट्री। इस बीच हमारे साथ इस चर्चा में सुप्रीम कोर्ट के लॉयर एमएल शर्मा साहब जुड़ गए। शर्मा साहब, सीधा सवाल आपसे सीधा जवाब चाहूंगी, क्या इस डॉक्यूमेंट्री पर बैन को आप सही मानते हैं या गलत? देखिए, बैन को सही और गलत दो चीज़ों को निर्भर किया जा रहा है आज के टाइम में। एक तो फीलिंग और जो एजिटेशन चल रहा है, और दूसरा कानूनी रूप से। कानूनी रूप से सरकार इसके ऊपर बैन नहीं लगा सकती। सुप्रीम कोर्ट के दो ऐसे जजमेंट हैं जिस समय कि सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि कोई भी डॉक्यूमेंट्री हो या पिक्चर हो, वो दिखाने का अधिकार है बनाने के ऊपर। उसमें कोई दृश्य अलग है तो उसको आप काट सकते हैं, लेकिन जहां तक कानून व्यवस्था का सवाल है, ये सरकार की जिम्मेदारी वो अपने खुद संभाले। लेकिन कानून व्यवस्था में कोई फर्क हो जाएगा, कोई गड़बड़ हो जाएगा, लोग वहाँ भड़क जाएंगे। इस वजह से अगर आप किसी पिक्चर के ऊपर या किसी डॉक्यूमेंट्री के ऊपर बैन लगाते हैं, ये टोटल गलत है। दो जजमेंट हैं ऐसे ऑलरेडी हैं, तो इसके ऊपर अगर हम कानूनी रूप से देखा जाए तो बैन सही नहीं लगा। ठीक है, हमारे साथ विनोद बंसल साहब मौजूद हैं, वीएचपी के प्रवक्ता हैं। विनोद बंसल साहब, आपकी राय क्या है? डॉक्यूमेंट्री पर बैन लगना चाहिए क्या? देखिए, समाज हित में जो आवश्यक हो निश्चित रूप से सरकार को कदम उठाना पड़ेगा, और किसी भी ऐसे हीनियस अपराधी को महिमामंडित करने वाली अगर कोई पिक्चर उसमें है, देखिए चूंकि डॉक्यूमेंट्री अभी पिक्चर में नहीं आई है, अब जो मीडिया में रिपोर्ट्स आ रही हैं, जो सरकार का व्यू पॉइंट है, जो संसद में जिस तरह की चर्चा हुई है, उन सब बातों को लेकर के तो लग रहा है कि वास्तव में उसके अंदर जो इनपुट है, जो उसके कंटेंट है डॉक्यूमेंट्री के, वो बहुत ही खतरनाक हैं। और उसको भारत की छवि नहीं, मैं वही तो कह रहा हूँ आपको, डॉक्यूमेंट्री मैंने नहीं देखी। और अधिकांश लोग, देखिए मैं निष्कर्ष में मैंने आपको पहले बताया, कंडीशन मैंने बताई थी, जिस तरह की मीडिया रिपोर्ट्स हैं, जिस तरह से संसद में चर्चा हुई है, और जिस तरह से पूरे देश के अंदर जो वातावरण बना है, उससे लग रहा है कि कुछ न कुछ ऐसे कंटेंट उस डॉक्यूमेंट्री के अंदर हैं जो कि भारत की छवि को विश्व में खराब करने की एक साजिश के तहत षड्यंत्र पूर्वक इस तरह की डॉक्यूमेंट्री बनाई गई है। अन्यथा तो ऐसा नहीं है कि बीबीसी को ये नहीं पता कि इस तरह की रेप की घटनाएं भारत के बाहर कितनी होती हैं, इससे कई गुनी होती हैं, लेकिन वहां पर इस तरह के किसी रेपिस्ट को क्या उन्होंने कभी दिखाया है? शाजिया, आपसे जानना चाहूंगी, सरकार इस डॉक्यूमेंट्री को बैन कर दिया सरकार ने, लेकिन इससे आपको हासिल क्या होगा? सोच बदल देंगे आप? महिलाओं के प्रति कुत्सित मानसिकता बदल जाएगी इससे? नेहा जी, बिल्कुल आप सही बात कह रही हैं। बैन से कुछ भी फर्क नहीं होगा। यूट्यूब में आ गई है, लोगों ने इसको देख लिया है, दुनिया भर बहुत से लोगों ने डाउनलोड भी कर दिया होगा। मैं बहुत ज़रूरी एक चीज़ कहना चाह रही हूँ, और जिस शख्स को आपने सुप्रीम कोर्ट का लॉयर बताया है, वो दोषी के वकील भी हैं, उनकी मानसिकता क्या है ये भी फिल्में हैं। और पहले भी एक डिबेट में आप ही के चैनल पर मैं आई थी जब मेरी इनसे बहस हुई थी। मैं आपसे आशीष नंदी, आप जरा मुझे 1 मिनट दीजिए, मैं कुछ कहना चाह रही हूँ। आशीष नंदी जयपुर लिटरेचर फेस्टिवल में कुछ कहते हैं जो लोगों को लगता है कि वो एक जाति के खिलाफ बात की गई है, उनको अरेस्ट हो जाता है। अकबरुद्दीन ओवैसी हों या फिर आपके साक्षी महाराज हों, तो उनकी बातें होती इतनी विवादास्पद होती हैं। बल्कि जब मैं खुद एंकर थी तो हम लोग प्रवीण तोगड़िया को कभी लाइव नहीं काटते थे। तो मुझे लगता है जब धर्म को लेकर, जाति को लेकर हम इतने संवेदनशील हैं, तो महिलाओं की गरिमा की बात को लेकर भी हमें उतना ही संवेदनशील होना चाहिए। और जया बच्चन जी जो अभी बहुत घड़ियाली आंसू की बात कर रही हैं, उनको मुलायम सिंह से कहना चाहिए कि मुलायम सिंह यादव जब इस तरह की बातें करते हैं कि पुरुष जो है तो थोड़ी बहुत, लड़के तो ऐसे करेंगे तो हरकतें होती रहती हैं और ये सब चलता है छेड़खानी, तो उनको वहां पे रोकना चाहिए बजाय कि सदन में इस तरह का वो नाटक करें। और ये महिला विरोधी सोच के खिलाफ भी, जो महिला विरोधी सोच है वो उतनी ही घृणा को भड़काती है जितनी कि धर्म के बारे में और जाति के बारे में हमारा देश का कानून है। तो हेट स्पीच के तहत हमें इसको भी लेना चाहिए। और जो जहां कहीं भी महिलाओं के सम्मान में इस तरह की गुस्ताखी या बदतमीजी हो रही हो, हमें उस पर भी कटाक्ष लगाने की जरूरत है। शाजिया, मुझे एक चीज बताइए, आपने चलिए अपनी बात रखी, मुझे ये बताइए आप कि
इस डॉक्यूमेंट्री को बैन किया ये कहते हुए कि महिलाओं की अस्मिता और उनकी जो रिस्पेक्ट है उसको कहीं ना कहीं ठेस पहुंच रही है, बैन कर दिया इसको। लेकिन जो बात इस डॉक्यूमेंट्री के माध्यम से सामने आई है मैम, एक मिनट, तो किस वजह से बैन हुआ है? यही कहा जा रहा है ना कि महिलाओं का इसकी वजह से अपमान हो रहा है, ठेस पहुंच रही है, एक रेपिस्ट को आप ग्लोरीफाई कर रहे हैं। ये बातें तो सरकार की तरफ से भी कही गई हैं। मैंने सुना है, जी हो सरकार की तरफ से होम मिनिस्टर का जो बयान है उसमें कानून को लेकर जो प्रॉमिस थी, जो वादा था, करार था, वो तोड़ा गया है। जो स्क्रिप्ट को दिखाना था अनएडिटेड या पूरे फुटेज को, वो नहीं दिखाया गया और इसलिए वो है। पर जैसे कि मैंने कहा कि बैन से कुछ फर्क नहीं पड़ने वाला। सरकार अपना जो कर रही है सरकार करे, बैन से नहीं, क्योंकि यूट्यूब पर डाउनलोड हो गई है। ये जमाना अलग है। सलमान रश्दी की किताब बहुत से लोगों ने पढ़ी और इसीलिए पढ़ी क्योंकि वो बैन थी। ठीक है, लेकिन मुझे ऐसा लग रहा है आप बीच नहीं आप एक बीच की पोजीशन आप इस पर लेना चाहते हैं। नहीं, महिला विरोधी मानसिकता, वही मैं कह रही हूँ, तमाम हलकों से उस तरह की बातें उठती है। नहीं शाजिया, मैं बिल्कुल सोच रही हूँ, नहीं मैं सरलीकरण नहीं कर रही हूँ, मैं इसे समझ रही हूँ, मैं कोई पॉलिटिकल नहीं बना रही हूँ। सरप्राइजिंगली शाजिया, सरप्राइजिंगली इस पर पॉलिटिकल पार्टीज एक तरफ है, यहाँ कोई डिवाइड नहीं है, इसमें कोई पॉलिटिसाइज इसको नहीं कर रहा है। मैं आपसे ये कहना चाहती हूँ कि अक्रॉस द पार्टी लाइन, शाजिया मुझे भी बोलने दीजिए। मानसिकता शाजिया, मैं सिर्फ इतना कह रही हूँ, अगर डॉक्यूमेंट्री पर बैन लगाकर आप कुछ हासिल करना चाहते हैं तो उस तरह की बातें बहुत जगहों से उठती हैं। उन तमाम लोगों को बैन करना चाहिए, केस होने चाहिए, उनको जेल जाना चाहिए, कोई सबक मिलना चाहिए, उसके ऊपर हम ध्यान दे रहे हैं। दिबांग कुछ कहना चाहते हैं? जी देखिए, मुझे लगता है कि ये बहुत गंभीर मुद्दा है, संवेदनशील मुद्दा है, और इस पे जब हम बात करें या इसके बारे में बात करें तो हमें तथ्यों को सही रखना चाहिए। 2-3 चीज़ें जो शाजिया कह रही, मैं उससे सहमत नहीं हूँ। सबसे पहले तो मैं उनको करेक्ट कर दूं कि एडवर्ड बर जो थे वो फॉरेन एडिटर थे न्यूज़वीक के, और एनीबडी रेप्ड हियर जो वो जो इंसिडेंट है वो कॉन्गो का इंसिडेंट नहीं है, वो वियतनाम का है। वियतनाम वॉर के दौरान है, और कॉन्गो और वियतनाम में दूरी बहुत है। वो बालों में मुझे वो कॉन्गो का इंसिडेंट है। वो आप बिल्कुल गलत बोल रही हैं, कोई भी जाके उसको गूगल कीजिएगा, आप पाएंगी कि मैं सही बोल रहा हूं। और वो कॉरेस्पॉन्डेंट, शादिया छोड़ दीजिए, मैं उनसे खुद मिला हुआ हूं, एडवर्ड बेयर से मैं खुद मिला हुआ हूं, और मेरे पास जो किताब है उसमें उनके ऑटोग्राफ हैं, तो वो छोड़ दीजिए। और मैं ये कह रहा हूं कि इस पर उससे बात करें, एक संयम से बात करें, संजीदगी से बात करें। मैं बता रहा हूं कि इतना संवेदनशील मुद्दा है कि जो फिल्म की डायरेक्टर हैं, उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस से पहली रात और पूरे पहले भी उन्होंने बताया, उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा कि मैं खुद रेप की विक्टिम हूँ, मेरा खुद रेप किया गया है। वो महिला सामने आके ये कबूल कर रही है। क्या हम ये उम्मीद कर सकते हैं कि इस तरह की महिला एक ऐसी फिल्म बनाएगी जिससे रेपिस्ट को बढ़ावा मिले, रेप को बढ़ावा मिले? मेरे ख्याल से तथ्यों को थोड़ा सा समझना चाहिए। हो क्या रहा है कि बहुत हल्ला है, बहुत गुबार है, और उस गुबार में सिर्फ वही दिखाई दे रहा है, और तथ्य मुझे लग रहा है कि उसमें ठीक से दिख नहीं रहे हैं। लेकिन दिबांग बार बार शाजिया बात बोल रही हैं कि कानून का उल्लंघन हुआ है इसमें, और इस बात को सरकार रख रही है कि जो कहा गया था, जो शर्तें थी, जिस आधार पर ये चीज करनी थी, उन शर्तों का पूरी तरह पालन नहीं हुआ। और इन कानून से हिंदुस्तानी चैनल्स भी उतने ही बाध्य हैं जितने कि कोई और चैनल। ठीक है मैम, एक मिनट, आप कोई भी चैनल फटक के दिखाए किसी हाई सिक्योरिटी प्रिजन में यूके के, मैं दिबांग जी से पूछना चाहूंगी, नेहा जी आपसे, आप फटक के दिखा दीजिए इंग्लैंड के किसी हाई सिक्योरिटी प्रिजन में, तो कहीं ना कहीं अथॉरिटीज की कंप्लिसिटी है। लेकिन उन्होंने अपना वादा, जो करार था, वो पूरा नहीं किया। इसको भी देखने की जरूरत है। ठीक है, एक मिनट में वही पक्ष लेने की कोशिश कर रही हूँ महिलाएं, शाजिया वही पक्ष लेने की कोशिश कर रही हूँ मैं। जी दिबांग, मैं ये कह रहा हूँ कि आप एक बात रख रही हैं, इस पर जांच होगी तो दूध का दूध और पानी का पानी होगा। मैं चूंकि इस डॉक्यूमेंट्री और से जुड़ा हुआ हूँ, इसलिए मैं आपसे ये कह रहा हूँ कि इस पर सारे कागजात हैं, वो देखे जाएं, न्यायालय उसको ज़रूर देखेगा, और तब दूध का दूध पानी होगा। अगर हम पहले कह देंगे कि नहीं साहब ऐसा नहीं है, ऐसा है, तो वो मैं उधर जाना ही नहीं चाहता हूँ, वो उसको मैं न्यायालय के लिए छोड़ना चाहता हूँ। मैं इसलिए इस बारे में कुछ कहूँगा ही नहीं। नहीं, क्या दिबांग जी, ये डॉक्यूमेंट्री आपने बनाई है, आप कैसे जुड़े हुए, मतलब मैं थोड़ा ये जानना चाहता हूँ। और आपने क्या पूरी डॉक्यूमेंट्री देखी, उसके बाद एनालिसिस कर रहे हैं या अंदाज से बता रहे हैं आप? मैंने पूरी डॉक्यूमेंट्री देखी है, और पूरी डॉक्यूमेंट्री के बनने के हर चरण में इससे मैं जुड़ा रहा हूँ। अच्छा, तो इसमें क्या आप क्या लग रहा है कि डॉक्यूमेंट्री ओवरऑल ठीक है? मतलब आप ये कहना चाहते हैं कि डॉक्यूमेंट्री ठीक है, इसको दिखाना चाहिए? मैं आपको कह रहा हूँ कि यूट्यूब में
ये डॉक्यूमेंट्री देखी गई है, आपको ये डॉक्यूमेंट्री देखनी है, मैं आपको दिखा सकता हूँ डॉक्यूमेंट्री, इसको देखिए, आप देखेंगे तो आप पाएंगे कि जो हल्ला हो रहा है और जो गुबार उड़ रहा है, हो क्या रहा है कि इसका चैनलों में बहुत ज़्यादा इसका गुबार उड़ा है, उसके बाद से जो है असली चीज़ कहीं पकड़ में नहीं आ रही है। और मुझे लगता है कि फिर बाद में जब ये देखी जाएगी तो लोगों को लगेगा कि अरे ये तो कुछ भी नहीं था जैसा हम सोच रहे थे। वक्त मेरे पास बहुत कम है। रमा जी, बहुत संक्षिप्त में आपसे जानना चाहूंगी, आपने डॉक्यूमेंट्री फिल्म देखी है, क्या इसमें रेपिस्ट को ग्लोरीफाई किया जा रहा है? बिल्कुल नहीं। इनफैक्ट रेपिस्ट की सोच बाहर आई है जिसको देखकर आप डिस्गस्ट ही हो सकते हैं। बट मैं ये कहना चाहूँगी कि रेपिस्ट जिस दरिंदगी से जिस आदमी ने ये असॉल्ट किया है उससे तो आप उम्मीद रख सकते हैं कि ऐसा ही सोच का है। मुझे तो फिक्र होती है जो तो सलाखों के बाहर हैं और ऐसे सोच रखते हैं, वो हमारे लिए बहुत बड़ा चैलेंज है। ये डॉक्यूमेंट्री एक चैलेंज नहीं है, इससे बाहर के लोग जो सलाखों के बाहर है वो जो ऐसे सोच रखते हैं और जिनके माथे पे रेपिस्ट का कलंक भी नहीं है और वो जब ऐसे बात करते हैं, वो उनके साथ हम कैसे जूझें, दैट इज अ बिगर चैलेंज। ठीक है, उसके बारे में उस पर ध्यान देने की जरूरत है और सरकार वहां ध्यान दे तो कितना बेहतर हो। थानवी साहब, बहुत संक्षिप्त में आपकी प्रतिक्रिया। मैं सिर्फ ये बात कहना चाहता हूं कि ये फिल्म एक बलात्कारी के बारे में नहीं है। आप भी बार बार उसी की तस्वीर दिखा रही हैं और चैनल भी बार बार इसी की चर्चा कर रहे हैं। ये फिल्म बलात्कार के खिलाफ है, उस महिला ने बनाई है जिसे खुद के साथ में ज्यादती हुई है। और इस फिल्म में वकीलों की दास्तान भी है, उनके चेहरे भी खुलते हैं और भी चीजें सामने आती हैं। उस सब को अंधेरे में रख करके सिर्फ एक टुकड़ा बलात्कारी के इंटरव्यू का, उसमें भी वो इंटरव्यू जो देता है उसमें विजुअल्स तो दूसरे चलते रहते हैं और 50 तरह के विजुअल्स आते हैं, तो उसको ग्लोरीफाई करने की तो बात ही कहीं पे नहीं है। बल्कि मुझे तो खुद उस बलात्कारी के मुंह से और बलात्कारियों के बारे में संक्षिप्त में आपकी टिप्पणी में जो थानवी साहब ने कहा मौका मिला है। जी, ओम जी सही कह रहे हैं कि बलात्कार के खिलाफ जरूर है और यही नीयत रही होगी इस फिल्म की। लेकिन तमाम जितने भी मैंने चैनल्स पे प्रोग्राम्स अब तक देखे हैं, यही और एमएल शर्मा से खुद मेरी बात हुई, आपके चैनल पर बैठे हैं कई बार, तो ऐसी मानसिकता है, कोई नई चीज है। मैंने खुद YouTube पर भी इस फिल्म को देखा है और उसके कुछ हिस्से भी देखे हैं। हाँ। तो मुझे इसमें से कोई ऐसी नई चीज नहीं मिली जो मैंने आपके प्रोग्राम में और अन्य चैनलों के प्रोग्राम में देखी। तो ये बताइए मुझे फिर बैन करना क्यों सही है? दिबांग जी से एक मिनट खत्म कर दिए। दिबांग जी से मैं कह दूं कि न्यूयॉर्क टाइम्स का आर्टिकल है और कई जगह पे है कि कोंगोलीज वॉर जो 1961 में हुई थी, ये कोंगो वॉर के दौरान ही एडवर्ड बहन ने कहा था। ठीक है, ये तो बाद में भी सेटल हो सकता है, तो बाद में भी सेटल हो सकता है। अंतिम प्रतिक्रिया आपकी दिबांग? उन्होंने मुझे ऑन एयर किया था तो मैं भी उनको ऑन एयर बता दूं। मुझे लगता है कि इसमें जो सबसे बड़ी बात है फिलहाल वो एक माता पिता हैं जिन्होंने अपनी लड़की खोई है, जो न्याय की आस में बैठे हुए हैं। मेरे ख्याल से उनको अगर न्याय जल्दी मिलेगा तो वो एक बड़ी बात होगी। दूसरी बात मुझे लगता है कि सरकार को चाहे तो सरकार एक कमेटी गठन करे और उसको फिल्म को देखे, क्योंकि अगर ये इस तरह से यूट्यूब पे वायरल हो रही है, लोगों ने डाउनलोड जैसा लोग सब जानने की हुई है, तो बार बार वो आती रहेगी। मेरे ख्याल से इस पर साफ तरीके से देखने के बाद फैसला हो तो मेरे ख्याल से वो ज्यादा सही फैसला होगा। बिल्कुल, और जैसे कि निर्भया के पिता ने भी कहा, ये सरकार के ऊपर भी एक सवाल खड़ा करता है। दोषियों को अब तक फांसी की सजा नहीं हुई, कितना अच्छा हो अगर उस तरफ ध्यान दिया जाए और उन चीजों को दुरुस्त करने की कोशिश हो। वक्त मेरे पास इतना ही है, जिनसे मैं बात नहीं कर पाई फिर से माफी चाहूंगी, लेकिन आगे आने वाले दिनों में भी ये इतना अहम मुद्दा है कि इस पर चर्चा होती रहेगी।